हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी जो कि एनसीईआरटी बुक से हम लोग शुरू किए हैं, उसे ही स्टार्ट किए हैं, तो उसे हम लोग ख़त्म करने के चांस लिए हैं, तो ख़त्म करके रहेंगे। तो यहाँ पर आज कितना हो जाएगा, तो चौथा चैप्टर हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है, तो ये है ज्योग्राफी का, ठीक है ना। छठा क्लास को जो शुरू किए हैं वो ज्योग्राफी है, तीसरा क्लास तक हो गया है और चौथा आज शुरू कर रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, तो इस चैप्टर का नाम है मानचित्र, ठीक है ना। अब मानचित्र से हम लोग समझेंगे, क्या क्या समझेंगे नहीं समझेंगे वो पढ़ेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होती है। मतलब ग्लोब को जब हम लोग जानना चाहते हैं या पृथ्वी को जानना चाहते हैं, तो ग्लोब हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। और फिर लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपना देश हो गया, राज्य हो गया, जिला हो गया, फिर शहर हो गया, गांव हो गया, इसके अध्ययन करना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं साबित होता है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मानचित्र का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, मानचित्र का उपयोग करते हैं। और ये मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने का माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। क्या है, चपटी तरह से खींचा गया एक चित्र है। छोटा सा जगह को जानने के लिए हम लोगों को मानचित्र की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। जिससे लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। क्या है दोस्तों, चपटा करना असंभव है। और मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। क्या है, मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। और कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। मतलब कुछ छोटे क्षेत्र को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है। जब क्या हो जाता है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तो ये एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों का अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। जैसे कि एटलस बुक होता है, एटलस बुक में सिर्फ देखिएगा तो वहाँ पर सिर्फ चित्र ही दिखाई देता है। वहाँ पर क्या दिखाई देता है, चित्र ही दिखाई देता है। आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। और जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मतलब कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भौतिक मानचित्र है। अभी इस भौतिक मानचित्र हम लोग को क्या समझ में आता है, तो भौतिक मानचित्र से समझ में आता है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि हो गया पठार हो गया, जैसे पर्वतों हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदियों हो गया, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए मानचित्रों को भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कि भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि राजनीतिक हो गया। अब राजनीतिक मानचित्र क्या है, तो राजनीतिक मानचित्र है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे कि एक छोटा सा गांव है, उस गांव को दर्शाने के लिए हम लोगों को राजनीतिक मानचित्र की ज़रूरत पड़ता है। राज्य है, उसके लिए भी मानचित्र की ज़रूरत पड़ता है। नगरों है, शहरों है, गाँव है, विश्व का भी दर्शाना हो तो उसमें राजनीतिक मानचित्र की ज़रूरत पड़ता है। इससे पता चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है थीमेटिक मानचित्र। अब ये थीमेटिक मानचित्र क्या है दोस्तों, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जैसे सड़क हो गया मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार मानचित्र को क्या कहते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। क्या मानचित्र कहा जाता है, तो थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अगर बोला जाएगा कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग मानचित्र किस में आता है, ये थीमेटिक मानचित्र में आता है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो थीमेटिक जहाँ पर ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। यह थीमेटिक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर सड़क हो गया मानचित्र, वर्षा मानचित्र हो गया, वन उद्योग मानचित्र हो गया, यही सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। तो इस मानचित्रों में दो क्या है ये, इस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर
उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है। कौन कौन सा घटक है? मानचित्र के 3 घटक है, तो कौन कौन सा है? तो दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। क्या है? दूरी है, दिशा है और प्रतीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग दूरी को देखते हैं, ठीक है। तो दूरी में क्या दर्शाया गया है कि मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। क्या करता है? कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, ये दूरी है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। क्या रहे? स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। और यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी की व्यक्त करती है। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है और पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या होता है? बीच की दूरी का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी, मतलब जैसे कि ये एक विद्यालय है और ये घर है, तो इसकी दूरी को हम लोगों को मापना है या जानना है। तो कैसे जानेंगे? तो जैसे कि यहाँ पर 10 किलोमीटर है, जिससे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया जाता है। 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। 1 सेंटीमीटर है तो 5 किलोमीटर को क्या करेगा? दर्शाएगा, ठीक है ना। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूरी का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है? तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप हो गया देशों के कागज पर दिखाना होता है, तब हम क्या करते हैं? हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल है तो 500 किलोमीटर की दर्शाता है। इसके छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना हो, तब हम क्या करते हैं? बड़े पैमाने वाले का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल हो जाएगा 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर और फिर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है, यानी उल्टा हो गया। यहाँ पर बड़ा और छोटा में ऐसी ही है, मतलब थोड़ी सी उल्टा हो गया, ठीक है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर छोटे पैमाने कहा गया, यहाँ पर बड़े पैमाने कहा गया। ये बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गांव है। एक गांव को किस तरह से दर्शाया गया है, इस गांव को किस तरह से दर्शाया गया है और किस तरह से इसका दूरी नापा गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ई है तो ई से आइएगा, डी से आइएगा, सी से जाइएगा, उसके बाद पोस्ट ऑफिस पहुँचेगा। इसका ये तो ऐसे अगर आ जाएगा तो ऐसे में सीधे आ जाएगा, लेकिन इसको दूरी नापना है यहाँ से, यहाँ से नापना है तो यहाँ से नापना है दूरी। इसी तरह से कहीं अगर जाना है यहाँ से तो यहाँ से यहाँ दूरी नापना है। अगर यहाँ से अगर मैदान जाना है तो फिर मैदान की तरफ दूरी नापना होगा। ये है मैदान की तरफ से यहाँ से दूरी नापना है, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से इसको दूरी को पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इस चित्र में बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो दिशा देखेंगे। दूरी देख लिए, अब दिशा देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दिशा क्या दिया हुआ है कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। क्या होता है? अधिकतर मानचित्र में दाहिने तरफ तीर का निशान होता है, जिससे उत्तर अक्षर उ लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों, उ लिखा होता है, उ लिखा होता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब हो गया, पश्चिम हो गया और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो कौन सा पूरब हो गया? तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है ना। उसका बाद फिर यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रधान दिंग बिंदु। क्या कहलाता है? प्रधान दिंग बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? अरे बीच की जो 4 दिशाएं हैं, ये दिशाएं
आप देख सकते हैं ना, ये दिशाएं, बीच की जो 4 दिशाएं हैं उससे कहते हैं उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी कौन है, तो ये है उत्तर पूर्वी। उसका बाद है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कौन है, तो ये है दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कौन है दोस्तों, तो ये है दक्षिण पश्चिम। और उत्तर पश्चिम कौन है, तो उत्तर पश्चिम ये है, ठीक है ना। इस बीच वाले दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकता है। क्या होता है, इसी की मदद से क्या कर सकते हैं, सही स्थिति वाले पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर है जो ऊपर में मानचित्र दिया है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर पता लगाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, इसका नाम है ना दिक्सूचक नाम है। इसके बारे में अभी नीचे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है। क्या है दोस्तों, यह एक यंत्र है और जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। जैसे कि ये वाला है, ये चुंबकीय सुई है और ये कहाँ रहती है, तो ये उत्तर दिशा में रहती है। ये जो पीला दिख रहा है ना, वही वाला, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है प्रतीक। अब ये प्रतीक देखते हैं, दिशा देख लिए। ये प्रतीक क्या है, तो इस प्रतीक में यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। क्या है, तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों हो गया, क्या हो गया, जैसे भवन हो गया, सड़क हो गया, पुलों हो गया, ब्रिज हो गया, रेल की पटरियों की कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, निश्चित अक्षरों पर छायाओं, रंगों, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान के अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब ये कम स्थान होते हैं लेकिन अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। इसमें आकृतियों के, इस प्रतीक के मतलब हो गया जैसे कि भवन हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, ब्रिज हो गया, ये सारी चीज़ों के यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद इन प्रतीकों के इस्तेमाल के बाद कहाँ है, तो इन प्रतीकों के इस्तेमाल के बाद मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। क्या किया जाता है, मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन करना आसान होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। जब मानचित्र खींचा जाता है तो उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तब फिर क्या होता है, आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते। जब भाषा के एक क्षेत्र का भाषा नहीं जान सकते हैं तो उसे दिशाओं के बारे में कैसे पूछेंगे, नहीं पूछ सकते हैं। तब आप इन चिन्हों की सहायता लेंगे। क्या लेंगे, इस चिन्हों की सहायता लेंगे। तो यहाँ पर दर्शाया गया है, इस चित्र में आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पर रेल लाइन दर्शाया गया है। तो बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन, ये हो गया बड़ी लाइन, ये हो गया मीटर लाइन, ये हो गया रेलवे स्टेशन। यहाँ पर सड़कें हैं, ये हो गया कच्ची सड़क, ये पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है। अब ये हो गया पक्की सड़क, ये हो गया कच्ची सड़क। अब सीमा देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला है। तब अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला है तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गया राज्य, ये हो गया जिला, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर नदी, कुआं, तालाब और क्या है, नहर, पुल है। तो ये हो गया तालाब, ये हो गया कुआं और ये हो गया नदी, कुआं, तालाब और ये हो गया नहर और ये हो गया पुल, ठीक है ना। फिर मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद और छतरी है। तो ये हो गया क्या, तो मंदिर हो गया, ये मंदिर हो गया और ये हो गया गिरजाघर, ये हो गया मस्जिद और ये हो गया क्षत्रिय। उसका बाद फिर नेक्स्ट में है कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस और पुलिस स्टेशन। तो ये हो गया पोस्ट ऑफिस और ये हो गया पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस और ये हो गया पुलिस स्टेशन। क्या हो गया, पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि बस्ती और कब्रिस्तान, क्या दिखाया गया है, तो बस्ती और कब्रिस्तान दिखाया गया है। तो ये हो गया बस्ती और ये हो गया कब्रिस्तान, ठीक है ना। और पेड़ और घास, यहाँ पर पेड़ और घास को दर्शाया गया है। तो ये हो गया पेड़ और ये हो गया घास, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चित्र में भी बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ क्या है,
अब यहाँ पर फिर से दर्शाया गया है, प्रतीक है, रूट प्रतीक है। क्या है? तो ये रूट प्रतीक है। और कहे जाते हैं कुछ रूट प्रतीक चिन्ह 4.3 के दर्शाए गए हैं। 4.3 जो ऊपर हम लोग देखें, ठीक है ना। अब इसमें गांव है, विद्यालय है, घर है, नदी है, जैसे नदी किधर से बह के आ रही है, कब्रिस्तान कहाँ पर ही है, ये मस्जिद कहाँ पर ही है, फिर मंदिर कहाँ पर ही है, गिरजाघर कहाँ पर ही है, गांव कहाँ पर ही है, ये सारे चीज़ इस चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है ना। फिर क्या चीज़ है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। क्या किया जाता है? विभिन्न रंगों का उद्देश्य भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का पर्वतों और पीले रंग का पठारों और हरा रंग का मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। हरे रंग को क्या किया जाता है? मैदानों के लिए दर्शाया जाता है। जैसे जलाशयों को नीले रंग को दर्शाया जाता है, और पर्वतों को क्या? पीले रंग को पर्वतों को क्या किया जाता है? भूरे रंग को दर्शाया जाता है, और पीला रंग को पठारों को दर्शाया जाता है। अब फिर यहाँ पर रेखा मानचित्र, रेखा चित्र है। अब ये रेखा चित्र क्या है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान को के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं। मान लीजिए क्या करना चाहते हैं? आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन आपको रास्ते का जानकारी नहीं है। क्या है? आपको रास्ते का जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए वो क्या करेगा? वो कच्चा आरेखन बना सकता है। क्या कर सकता है? ये कच्चा आरेखन बना सकता है और उसे दे सकता है कि मेरा घर इधर है और ऐसे ऐसे है। वो अपने कच्चे रास्ते बना करके दे देगा। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इस रेखा चित्र को मानचित्र कहते हैं। इस रेखा चित्र को क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। रेखा चित्र को मानचित्र कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। खाका। अब यहाँ पर खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। मतलब जैसे छोटे है जगह, उसमें खींचा गया है, उसे क्या कहा जाता है? बड़े पैमाने पर खींचा गया है, उसे खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे खाका कहा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मिलते रहेगा। फिर